तो जैसा कि कल की क्लास में आपका स्टार्ट हो चुका है, चैप्टर का नाम क्या है? इशू ऑफ डिबेंचर्स। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? ऋण पत्रों का ऋण पत्र, ऋण पत्रों का निर्गमन। चैप्टर नंबर आप देखोगे नया बुक में, यहाँ तो चैप्टर 3 बता रहा है, उसमें नंबरिंग से मतलब भी नहीं है, नंबरिंग कुछ भी रहे, चैप्टर का नाम से मतलब है, और वो है आपका इशू ऑफ डिबेंचर। कल हम एक क्वेश्चन से आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिए थे, उसको समझाएं और आपको समझाने की कोशिश की है कि इशू ऑफ शेयर, जो कैंडिडेट जो स्टूडेंट इशू ऑफ शेयर पढ़ लिया है वो आसानी से इशू ऑफ डिवेंचर समझ जाएगा और उसके संबंध में जनरल एंट्री भी कर लेगा। तो तुम लोग इशू ऑफ शेयर तो पढ़ा नहीं, ठीक है, तुम लोग पढ़ा है, तो इशू ऑफ शेयर पढ़ने से इशू ऑफ डिवेंचर कल जब आप देखे होंगे आपको आसान लगा होगा, और आप लोग नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा आप लोग अजीब लगा होगा, लेकिन कुछ कुछ तो सीखे ही होंगे। क्या बोला तुमने? कल यहाँ देखा था तो फिर बोलता नहीं, हम पूछ रहे कल देखा, यहाँ पढ़ा, समझ में आया कि ऐसा लगा कि ये बिल्कुल अलग है, अलग जनरल एंट्री बन रहा है, कुछ अलग है? नहीं सर, लग रहा था इशू ऑफ शेयर ही बना रहे थे। हाँ, तो वही लगना ही चाहिए। तो कल बात किए थे कि आज हम इसका कॉन्सेप्ट नहीं बताते हैं। कॉन्सेप्ट मतलब हो गया ना कि इसका शुरुआत हुआ है तो पहले बात करें कि ऋण पत्र क्या होता है, ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं, इसका क्या विशेषता है, इसका क्या कार्य है, बहुत सारा बात है जो हम लोग जानेंगे। ये जानना भी जरूरी क्यों है? क्योंकि एग्जाम में सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो नहीं आएगा, थ्योरिकल आएगा, और आपको पता है कि आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसमें आपका 30 क्वेश्चन एक मार्क्स का आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। तो आपको और डीपली पढ़ना होगा, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो वो क्लास आज चलेगा, और घर जाके आज आप लोग क्या करेंगे, जितना बात यहाँ बोलेंगे, यहाँ पर परिभाषा लिखवाएंगे नहीं बोर्ड पे, हम बोलेंगे ये आप सुनेंगे और घर जाके वही वीडियो देखकर ऑडियो सुनकर लिख लेना, ठीक है? और उल्टा पुल्टा मत लिखना, करते अच्छा लिखना, ठीक ना, सही लिखना। तो सबसे पहला टॉपिक तो ऋण पत्र उठेगा। क्या? ऋण पत्र। आप हिंदी मीडियम से हैं इसलिए हम लोग को हिंदी में बात करना पड़ेगा ना, ऋण पत्र। और हिंदी में बात करना कोई गुनाह तो नहीं है, अपराध तो नहीं है, पता ही है। पिछले लेक्चर क्या देते हैं, नहीं कई लोग सोचता होगा, जैसे मान लीजिए वीडियो बनता है और वीडियो के लोग कहता है हिंदी में पढ़ाते, नहीं मत पढ़िए, हिंदी में गुनाह होना है जानना। आजकल तो आने वाला टाइम में क्या होने वाला है आपको पता है, लोग सब इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे, हिंदी मर जाएगा, हिंदी का अंत हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग जो हिंदी जानेंगे उसी का वैल्यू रहेगा, ठीक है? तो हर भाषा को सीखो, इंग्लिश भी जानो, हिंदी जानो। आप तो हिंदी मीडियम से, इसलिए हमको हिंदी में ही आपको लिख के सिखाना होगा। तो पहला क्वेश्चन आपका जो बनेगा, जो घर जाकर आप लिखेंगे कि ऋण पत्र क्या है, और यहाँ लिख दे ऋण पत्र क्या है, आप बच्चे हो देख देख के लिखोगे, हम बोले उसने नहीं दिया ऋण पत्र क्या है, डेफिनेशन बनाओगे, फिर अभी बोलने वाले ऋण पत्र क्या है। वैसे आप लोग से पहले पूछेंगे ऋण पत्र क्या है, तो बोले हम कुछ जानते नहीं, आज पहली बार है, आप बताना चाहते बताइए। ऋण पत्र क्या है वो हम बात करते हैं। कल जैसे बात हुआ था शेयर के बारे में, शेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंश कहते हैं, शेयर को हिंदी में अंश, और डिवेंचर को हिंदी में ऋण पत्र। आपको ये हम बता देना चाहेंगे कि अंश और ऋण पत्र दोनों क्या है, माध्यम है। क्या है? किस चीज का माध्यम है? मीडियम, इंग्लिश में मीडियम। किस चीज का मीडियम? तो कैपिटल इकट्ठा करने का। क्या इकट्ठा करने का? पूंजी। यदि आपको बनाना है, यदि आप अपना एक व्यावसायिक संस्था स्थापित करना चाहते हैं और आपको पूंजी चाहिए, आपके पास उतना पूंजी अकेले नहीं है, तो आपके पास वैसे तो बहुत सारा माध्यम है पूंजी इकट्ठा करने का, लेकिन उसमें से एक माध्यम है अंश और एक माध्यम है ऋण पत्र। इंग्लिश में कहें तो शेयर और डिवेंचर। आप शेयर के माध्यम से भी पूंजी इकट्ठा कर सकते हैं और ऋण पत्र के माध्यम से भी। अभी हम डेफिनेशन बोले नहीं है, डेफिनेशन जब बोलेंगे ऋण पत्र क्या है उस समय ध्यान से सुन लेना, ठीक ना? अभी पूरा डिटेल समझा रहे हैं। शेयर और ऋण पत्र, अंश और ऋण पत्र क्या है? पूंजी इकट्ठा, पूंजी कैपिटल, जो इंग्लिश में कैपिटल बोलते हैं, पूंजी इकट्ठा करने का माध्यम है, या स्रोत भी बोल सकते हैं। क्या? स्रोत। इंग्लिश में स्रोत को सोर्स बोलते हैं, सोर्स और स्रोत एक ही लगता है सुनने में ना, ठीक है? तो ये पूंजी बनाने का माध्यम है। तो अंश के माध्यम से जो पूंजी बनाते हैं उसको बोलते हैं स्वामी पूंजी। कौन सा पूंजी? स्वामी पूंजी। ये ध्यान रखना। ऑनर कैपिटल, इंग्लिश में अंग्रेजी बनना है तो ऑनर कैपिटल लिखना है, ठीक है? और भारतीय बनना है तो स्वामी पूंजी लिखना है, ठीक है? फिर ऋण पत्र। ऋण पत्र भी पूंजी बनाने का ही सोर्स है। कल बात हो रहा था कि जनरल एंट्री में हम लोग कैपिटल नहीं लिखते हैं, बात हो रहा है ना, लेकिन होता तो कैपिटल ही है। हम लोग क्यों ऋण पत्र से पैसा जुटाते हैं, रुपया जुटाते हैं? अरे कोई भी कंपनी डिवेंचर इशू करता है पब्लिक के बीच में, क्यों? क्योंकि पब्लिक डिवेंचर परचेज करे और जो जितना डिवेंचर परचेज करेगा उतना रुपया भेज देगा, तो रुपया प्राप्त करने के कारण ही ना किया जाता है। तो उस रुपये का कंपनी करता क्या है, संस्था करता क्या है? पूंजी के रूप में प्रयोग करता है। लेकिन पूंजी क्यों नहीं बोलते हैं, तो जनरल एंट्री में बात हो रहा है, वो अभी बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अंश से जो आप जुटाते हैं वो स्वामी पूंजी, और ऋण पत्र से जो आप ऋण पत्र के माध्यम से जो पूंजी जुटाते हैं ये भी पूंजी है, लेकिन इसको बोलते हैं ऋण पूंजी। ये ऋण पूंजी, ये ऋण पूंजी है, ये स्वामी पूंजी। अंशधारी, खासकर समतांशधारी, ध्यान से सुनो, हर बात बता रहे हैं। समतांशधारी, पूर्वाधिकार अंशधारी। अंशधारी दो होते हैं, समतांशधारी और, ये आपको पिछले वीडियो में सबसे मिल जाएगा, समतांशधारी और अंशधारी दो प्रकार के होते हैं, या अंश दो प्रकार के होते बताए थे। अंश दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? समतांश, पूर्वाधिकार अंश।
जो व्यक्ति समता अंश खरीदता है वो समता अंशधारी कहलाता है, जो व्यक्ति पूर्वाधिकार अंश खरीदता है उसको पूर्वाधिकार अंशधारी कहते हैं। दोनों में क्या अंतर है ये सब पढ़ाया गया, इसलिए अभी हम रिपीट, तो वीडियो आप देखे होंगे या नहीं देखे तो देखिए, ठीक है। तो फिलहाल आप जान लो कि अंश स्वामी पूंजी कहलाता है और ऋण पत्र ऋण पूंजी। तो क्या डेफिनेशन हो गया? क्या आप डेफिनेशन में ऋण पत्र क्या लिख दोगे कि ऋण पत्र ऋण पूंजी है? नहीं, इसमें इस तरह से आप सुनो ध्यान से, अब बोल रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ऋण पत्र सुनो ध्यान से, ऋण पत्र ऋण पूंजी इकट्ठा करने का या एकत्र करने का स्रोत है। यदि कोई भी व्यावसायिक संस्था, खासकर कंपनी ही ऐसा करता है। आप लोग पढ़े ना व्यावसायिक संस्था का प्रारूप, फर्स्ट ईयर बीएससी में पढ़े ना व्यावसायिक संस्थाओं का प्रारूप। यदि आपको व्यावसायिक संस्था ओपन करना है तो आप एकाकी व्यापार भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोल ट्रेड। यदि आपको व्यवसाय स्थापित करना है बड़ा पूंजी के साथ, तो आप साझेदारी व्यवसाय भी कर सकते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बिजनेस। यदि आप परिवार के साथ अपना व्यवसाय चलाना चाहते हैं तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, जिसको इंग्लिश में हम लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस बोलते हैं। पढ़ाई हुआ है सब? बोली नहीं हुआ है? और उसी में पढ़े थे कंपनी बिजनेस भी। ये सब क्या था? व्यवसायिक संगठन या व्यवसायिक संस्था का प्रारूप पढ़े थे, ठीक है। तो ये जो अंश का निर्गमन, ऋण पत्र का निर्गमन होता है, ये कौन? एकाकी व्यापारी करता है, साझेदारी व्यापारी करता है, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय करता है, या फिर कंपनी व्यवसाय करता है? कंपनी व्यवसाय करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर व्यावसायिक संस्था बोल भी दें तो आपके दिमाग में हमेशा क्या आना चाहिए? कंपनी। तो एक कंपनी व्यवसाय ऋण पूंजी इकट्ठा करने के लिए ऋण पत्र का निर्गमन करता है, या फिर इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि ऋण पूंजी एकत्र करने के लिए जिस प्रतिभूति का निर्गमन किया जाता है, ये लिखना अच्छा लग रहा है आपको, ठीक ना। ऋण पूंजी एकत्र करने के लिए जिस प्रतिभूति का निर्गमन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? ऋण पत्र बोलते हैं। फिर से बोलते क्या? 2-3 बार तो हमारा रिकॉर्ड हो ही गया ना, फिर से बोल ही देते हैं क्योंकि हमको भी संतुष्टि नहीं मिल रहा है। ऋण पूंजी इकट्ठा करने के लिए या एकत्र करने के लिए जिस प्रतिभूति का निर्गमन किया जाता है उस प्रतिभूति को ऋण पत्र कहा जाता है। सुनाई दिया? इससे बेहतर क्या परिभाषा? अब बोले तो परिभाषा है, सभी के मुंह से पूछेगा तो सभी के मुंह से कुछ ना कुछ अलग अलग निकलेगा, एकदम सेम तो नहीं निकलने वाला। अब किताब भी पढ़िएगा तो वहाँ पर सेम लिखा हुआ नहीं रहेगा। तो ऋण पत्र क्या है? क्लियर? फिर यहाँ पर ऋण पत्र का विशेषता पूछा है। ऋण पत्र का विशेषताएं, मतलब विशेषता समझते हो ना? विशेष बातें बताइए। विशेषताएं क्या क्या है? विशेषताएं। तो अगला क्वेश्चन क्या बनेगा आपका? ऋण पत्र की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। बोल दिए हम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बनेगा ऋण पत्र की प्रमुख विशेषताओं को समझाएं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला विशेषता तुम बोल दिए परिभाषा में कि ऋण पत्र ऋण पूंजी, ऋण पत्र एक ऋण पूंजी, पहला विशेषता हो। कोई दिक्कत है? ऋण पत्र एक ऋण पूंजी, ठीक है। दूसरा विशेषता क्या बन सकता है? आपको खुद से बना। अच्छा हम बताते हैं, आप लोग इतना बताया ना कि जब कंपनी शेयर इशू करता है, अंश निर्गमित करता है, तो जो व्यक्ति अंश खरीदता है उसको अंशधारी बोलते हैं, इंग्लिश में शेयर होल्डर बोलते हैं। तो जो व्यक्ति अंश खरीदा और पैसा निवेश किया कंपनी में, उसको रिटर्न में क्या मिलता है? रिटर्न को इंग्लिश हिंदी में रिटर्न क्या बोलते हैं? रिटर्न को हिंदी में प्रत्याय बोलते हैं। इंग्लिश सीखना गर्व की बात है, हिंदी सीखना चूल्हे में जाने बराबर या नाली में गिरने बराबर। वही बोलते प्रत्याय का इंग्लिश क्या होता है? तो आप यदि नहीं भी जानते बोलते रिटर्न, तो आप बहुत खुश होता है रिटर्न इंग्लिश सीखे। तो उसी तरह रिटर्न का हिंदी मीनिंग, शुद्ध हिंदी क्या होता है? प्रत्याय। बाकी आप वापसी बोल सकते हैं कि वापस में क्या मिलेगा। तो अंशधारी जो निवेश करता है अपना रुपया, तो अंशधारियों को रिटर्न में क्या मिलता है? प्रत्याय में क्या मिलता है? लाभांश। क्या मिलता है? लाभांश। लाभ में अंश, लाभ में हिस्सा, इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। लाभांश में इंग्लिश क्या होते हैं? डिविडेंड। उसी प्रकार ऋण पत्र में यदि आप निवेश कीजिएगा, यदि आप ऋण पत्र खरीदते हैं तो आप ऋण पत्रधारी कहलाएंगे। बोलो क्या कहलाएंगे? तो ऋण पत्रधारी को क्या रिटर्न मिलेगा? ब्याज। तो दूसरा विशेषता क्या लिखना? कि ऋण पत्रधारियों को ब्याज की प्राप्ति होती है। क्या की प्राप्ति होती है? दूसरा विशेषता हो गया। तीसरा विशेषता हमको आ गया दिमाग में यही कि जो ऋण पत्र खरीदते हैं, जो व्यक्ति ऋण पत्र को खरीदता है उसे ऋण पत्रधारी बोलते हैं। तीसरा विशेषता, जो ऋण पत्र खरीदता है, जो व्यक्ति ऋण पत्र खरीदता है उसे ऋण पत्रधारी कहते हैं। क्लियर हो रहा है? 3 विशेषता बोलती है। चौथा क्या होगा? बहुत सारी विशेषता है, हम बोलेंगे। यहाँ पर 4-5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो आप लोग का विशेषता क्या है? तो क्या एक विशेषता होगा? हमसे पूछिएगा कुछ बताएंगे, किसी और से पूछिएगा कुछ नया ही बताएंगे, और किसी से पूछिएगा कुछ, तो विशेषता का अंत नहीं है। अब हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसा मिले जो आपका विशेषता ना बता के आपका अवगुण बताए, डीमेरिट। हो सकता है आपका दुश्मन हो, आपसे चिढ़ने वाला व्यक्ति हो, आपका क्या गुण बताएगा वो। तो क्या क्या बता दिए कि ऋण पत्र एक ऋण पूंजी है। दूसरा क्या बता दिए? ऋण पत्र पर ऋण पत्रधारी को क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। ऋण पत्रधारी किसे बोलते हैं? जो ऋण पत्र को खरीदता है उसको क्या बोलते हैं? ऋण पत्रधारी कहते हैं, ठीक है। और कुछ विशेषता, ये 3 हुआ ना? कितना हुआ? 3 हुआ। एक चीज और है यहाँ पर, एक पॉइंट और है जो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, आ गया। यदि आप पहले समझ लो, उसके बारे में बोलेंगे। यदि आप ऋण पत्र खरीद लेते हैं, आप
आप बन गए उस कंपनी का ऋण पत्रधारी, इंग्लिश में बोले तो डिवेंचर होल्डर। मान लीजिए कि आप 10,000 रुपये लगाए, आप कितना लगाए हैं? 10,000। तो 10,000 जब तक लगा रहेगा तब तक आपको ब्याज मिलते रहेगा। जी। लेकिन वो 10,000 वापसी का कोई टाइमिंग होगा कि नहीं होगा? वो 10,000 लगा दिए तो कंपनी का हो गया जिंदगी भर क्या? नहीं सर। तो 10,000 जो लगाए वापस होगा ना। तो सुनिए, ऋण पत्रधारी जो भी निवेश करते हैं, जितनी भी राशि का निवेश, वो एक निश्चित समय के बाद वापस होता है। ऋण पत्र का एक और विशेषता क्या है कि ऋण पत्र का रुपया एक निश्चित समय के बाद वापस हो जाता है। बोल दिए पॉइंट। ऋण पत्र की राशि, रुपया मत लिखना, ऋण पत्र की राशि एक निश्चित समय के बाद वापस होती है। बोलिए सर अंश का बताइए तो अंश का सुन, इसको लिख मत देना, अंश का अभी जो बोले लिख देना, सब तो बोल ही रहे हैं, एक बार सब वीडियो को देख लेना ना अच्छा से, कौन लिखना है कौन नहीं लिखना है। अंश में क्या था? अंश में क्या अंश का रुपया वापस होता था? उसमें सिखाया तो सुन लो फिर से। अंश दो होता है, समतांश और पूर्वाधिकार। तो जो व्यक्ति समतांश खरीदता है ना, उसका भी पूंजी वापस होता है, लेकिन कब? जब कंपनी का समापन होता है तब। ये लिखवाए हैं और आप लोग भी लिख सकते हैं वीडियो देखते। और पूर्वाधिकार अंशधारियों का जो रुपया वापस होता है, राशि वापस होता है, वो कंपनी के कार्यकाल में ही एक निश्चित समय के बाद वापस। समतांशधारी को रुकना पड़ेगा। समतांशधारी को तब तक जब तक कंपनी बंद नहीं होगा तब तक आपका रुपया लगा रहेगा। लेकिन पूर्वाधिकारधारी 10 साल के लिए 20 साल के लगाए तो 10 या 20 साल के बाद आपका पैसा वापस। यही कारण है कि समतांशधारी को कंपनी का मालिक कहा जाता है और पूर्वाधिकारधारी को कंपनी का मालिक सुन रहे हैं। हम तो बड़ा इंटरेस्ट से समझा रहे हैं, आप लोग पता नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। यही कारण है, कई लोग पूछता है कि सर समतांशधारी को कंपनी का स्वामी कहा जाता है और पूर्वाधिकारधारी को कंपनी का मालिक स्वामी क्यों नहीं कहा जाता है? इसका जवाब यही दीजिएगा, क्योंकि समतांशधारी जो निवेश करता है, जो राशि भी निवेश करता है, वो पूरा लगा देता है कब तक? जब तक कंपनी बंद ना हो। ऐसा काम कौन करता है? मालिक है ना करता है। अब एक व्यक्ति ऐसा है जो पैसा लगाया है 10 साल के लिए, उसको मालिक बोलेंगे आप? वो तो एक तरह से ऋण दिया, भले ही पूर्वाधिकारधारी ऋण नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक तरह से वो है ऋण दाता ही है। प्रीफरेंस शेयर होल्डर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पूर्वाधिकारधारी को बोलते हैं प्रीफरेंस शेयर होल्डर, समतांशधारी को बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। क्या है दिमाग में? कितना पॉइंट हो गया? विशेषता कितना पॉइंट हो गया? 4 हो गया। चारों पॉइंट लिख लेना है, कोई दिक्कत है? एक और पॉइंट जोड़ देते हैं। अच्छा, अंशधारी वोट देने का अधिकार रखते हैं कि नहीं? याद है तुमको? जब डायरेक्टर का चुनाव होता है कंपनी में, संचालक इंग्लिश में डायरेक्टर का चुनाव होता है ना, अब बोलिए हाँ या ना? होता है। डायरेक्टर कौन होता है? संचालक कौन होता है? तो सबसे बड़ा प्रबंधक होता है, सबसे बड़ा प्रबंधक मैनेजर होता है। ये पूरे कंपनी का प्रबंधन करता है, मैनेजमेंट करता है। इसका चुनाव जब होता है ना, तो वोटिंग होता है। वहाँ पे क्या होता है? तो वोटिंग, वोट देने का अधिकार किनको होता है? तो समता अंशधारियों को। किसको? पूर्वाधिकार अंशधारियों को भी नहीं, किसको? सिर्फ। तो आपसे सवाल ये है, क्या ऋण पत्रधारियों का अधिकार होता है वोट देने का? नहीं। ऋण पत्रधारी तो साफ है कि ऋणदाता है, ये मालिक है जो वोट देगा। वोट कौन देगा? जो मालिक है, जो कंपनी का मालिक कौन होता है? समता अंशधारी। क्लियर? तो एक पॉइंट और क्या लिखना? 5वां सुन लो। ऋण पत्रधारी संचालक के चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं रखते हैं। बोल दिए 5 पॉइंट। फिर रिपीट करें क्या? वहाँ रिपीट हो, जितना रिपीट करना है 10-10 सेकंड पीछे देखते रहना। अब ज़्यादा नहीं बोलते, ठीक ना? 5-6 पॉइंट काफ़ी है बोलने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चले जाते हैं। ब्याज तो बता दिए ना, ब्याज मिलता है, लेकिन इसमें एक चीज़ और पॉइंट बताते हैं। 6ठा पॉइंट जोड़ना तो जोड़ लेना। जो ब्याज मिलता है वो निश्चित दर से मिलता है या अनिश्चित दर से? कोई भी कॉमन व्यक्ति क्या कर लेगा? गेस कर लेगा। किस दर से मिलता है? निश्चित रेट से मिलता है। ठीक है, तो 6ठा पॉइंट इसको ऐड करना। कौन सा पॉइंट? क्या बोल रहे बोलिए ना। जब ऋण देंगे तो उसका तो हमको निश्चित दर से मिलेगा। इसी पर एक चीज और याद आया कि ऋण पत्रधारी को निश्चित दर से ब्याज मिलता है। तो क्या अंशधारी को लाभांश मिलता है? उसको ब्याज मिलता है क्या? अंशधारी को क्या मिलता है? तो लाभांश तो समतांशधारी को मिलता होगा और पूर्वाधिकार अंशधारी। अब इसमें भी अंतर है, किसको निश्चित दर से मिलता है, किसको अनिश्चित दर से? अनिश्चित दर से तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। ये पढ़ा है, इसको पता है कि जो अनिश्चित दर से मतलब रेट चेंज होते रहेगा वो समतांशधारी को, लाभांश जो है ना समतांशधारी को निश्चित रेट से नहीं मिलता, निश्चित दर से नहीं मिलता है। और पूर्वाधिकार अंशधारियों को निश्चित दर से लाभांश का भुगतान किया। ये सब लिख मत है ना, ये सब तुमको कहाँ मिल जाएगा? यदि आप अकाउंट का पहला वीडियो देखिएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये 3 वीडियो में आपको ये सब नॉलेज मिल जाएगा। अरे ध्यान से देखेंगे। दिल तो करता है अच्छा अच्छा खाने का मन, घूमने का मन, पढ़ाई का मन करता है। दिल को दिल कहता है कभी पढ़ने, तुम खाली हाँ बोलोगे झूठ बोल रहे हो। सुनो बोलो, दिल कहता है कि पढ़ें, दिल नहीं करता है, मन करता है। दिमाग कहता है पढ़ो, दिल से कभी नहीं बैठे थे। कौन बैठा दिल से यहाँ? अभी भी यहाँ मजबूरी से आए आप। इतना दूर जाना है, पसीना हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग का कलर ब्लैक है और ब्लैक हो जाए, पता है ना। हम लोग खुद भी हम भी क्या क्या बोला सुना, मेरा भी वो है, क्या बोलते हैं उसको, सांवला में आते हैं। ठीक है, तो धूप में निकलते हैं, धूप से आते हैं तो क्या देखते लगता है क्या हो गया।
तो ऐसा है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि धूप में आने के बाद इसका काला हो जाता है, लोग ऐसा नहीं है, ठीक है। इतना अच्छा है कि पसीना निकलता है, पसीना निकलना अच्छी बात है, लेकिन आजकल पसीना नहीं निकलने दे पाए लोग। बोलते हैं एसी में बैठेंगे, पंखा में बैठेंगे, पसीना निकले ही नहीं। पसीना नहीं निकलेगा तो आपके अंदर का जो वो गंदगी है वो बाहर कैसे आएगा? यहाँ मत बंद करके बंद कर देगा, हमको कोई दिक्कत नहीं। मेरा तो एक्सपीरियंस इतने सालों का है कि पढ़ा सकते हैं, पंखा बंद करके, ठीक है। देखिए दिक्कत आप ही को होगा। चलो आगे बढ़े, ताकि जब बात करेंगे तो बहुत सारा बात उठते जाएगा। हम लोग को पढ़ना है, वीडियो भी बन रहा है। अब है बॉन्ड, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो बॉन्ड आता है एग्जाम में। अब ये बॉन्ड क्या है? हिंदी में बॉन्ड बोलते हैं, इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं? बॉन्ड ही बोलते हैं, ठीक ना। बॉन्ड क्या है? अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? तीसरा क्वेश्चन बन रहा है। पहला क्वेश्चन था ऋण पत्र क्या है, दूसरा ऋण पत्र की विशेषताएं है। 6 पॉइंट बोले, 6 लिखना चाहिए कलम को। और बॉन्ड क्या है? तो देखो इसमें बॉन्ड क्या है, परिभाषा सीधा बोल रहे हैं। बॉन्ड भी एक प्रतिभूति है जो बिल्कुल ऋण पत्र जैसा ही है। सुनाई दिया क्या बोले? बॉन्ड भी एक प्रतिभूति है जो बिल्कुल ऋण पत्र डिवेंचर की तरह ही है। बस इसमें अंतर यह है कि बॉन्ड का निर्गमन सिर्फ सरकारी संस्थाएं ही कर सकती है। सुनाई दिया? यदि प्राइवेट संस्था, प्राइवेट कंपनियां ऋण प्राप्त करने के लिए कोई प्रतिभूति निर्गमित कर रही है तो वो ऋण पत्र है, डिवेंचर है। लेकिन यदि कोई सरकारी कंपनी ऋण के माध्यम से राशि जुटाना चाहती है तो वो डिवेंचर इशू नहीं करती है। क्या इशू करती है? बॉन्ड। लेकिन आज के समय में वैसा नहीं रहा। बॉन्ड का ऐसा कहा जाता है कि बॉन्ड का निर्गमन सिर्फ और सिर्फ सरकारी संस्थाएं या सरकारी कंपनियां ही करती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज के समय में गैर सरकारी संस्थाएं भी, गैर सरकारी संस्था ना, ये सरकारी नहीं है, गैर सरकारी संस्थाएं भी बॉन्ड का निर्गमन कर रही है। हुआ? और सुनिए फिर से डेफिनेशन बोले, नहीं समझ डेफिनेशन लिखेंगे क्या? फिर से बोल देते हैं, एक 2 लाइन में जो भी बोलेंगे 2-3 लाइन में सुन लेना। तो अलग बोल रहे हैं, ठीक है, कि सेम बोल देते। अब वहाँ वीडियो आपको दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए वीडियो को तुरंत सुनने के बाद लिख मत लेना। जब तक बॉन्ड का लेक्चर खत्म ना हो तब तक सुनिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कौन सा लिखना है। समझे? ये देख लेना, लिखने भी कला ही है, लिखने की जैसे तैसे जल्दी बार लिखना। तो आप ये भी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि बॉन्ड एक सरकारी प्रतिभूति होता है। यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बॉन्ड एक सरकारी प्रतिभूति होता है जिसके माध्यम से सरकार पूंजी एकत्र करती है। ये बिल्कुल ऋण पत्र जैसा ही है, ठीक है, ये बिल्कुल ऋण पत्र जैसा ही है। बस इसमें अंतर ये है कि ये सरकारी प्रतिभूति है और ऋण पत्र सरकारी, गैर सरकारी बोलते हैं, गैर सरकारी प्रतिभूति है, ठीक है। ऊपर से फिर विशेषता लिख देना, चाहे परिभाषा में लिख देना कि बॉन्ड में जो है ब्याज का दर, बॉन्ड में क्या मिलता है? ब्याज ही मिलता है। क्या मिलता है? तो बॉन्ड पर ब्याज का दर अनिश्चित होता है। बॉन्ड पर ब्याज का दर निश्चित, ऋण पत्र में ब्याज का दर क्या होता है? निश्चित होता है। ऋण पत्र में ब्याज का दर निश्चित होता है, लेकिन बॉन्ड में ब्याज का दर अनिश्चित होता है, ठीक है। फिर कंफ्यूजन चलेगा। फिर से बोल देते हैं कि बॉन्ड एक सरकारी प्रतिभूति है जिसका निर्गमन एक सरकारी संस्था या सरकारी कंपनी ही कर सकती है। बॉन्ड भी एक ऐसा प्रतिभूति है जिसके माध्यम से कोई कंपनी, कोई सरकारी कंपनी ऋण के माध्यम से पूंजी इकट्ठा कर सकती है या करती है। इस प्रतिभूति पर ब्याज का भुगतान किया जाता है जो कि अनिश्चित दर से दिया जाता है, जो कि अनिश्चित दर से। ये फाइनली हम बोलते हैं, इसलिए यहाँ तक सुनिएगा। बीच बीच में बोल रहे तो सब लिख दीजिएगा, तो बाद में सुनिए बोले ये ठीक था, ये ठीक था। तो थोड़ा सा ये सब ध्यान रखना है। बॉन्ड क्या है? कोई दिक्कत हुआ आप लोगों को? नहीं। अगला टॉपिक है अंतर, अंश और ऋण पत्र में अंतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही पक्का। जब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल रहे थे तो आप कहाँ सोच रहे थे? सोच, दिमाग कहाँ पर? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गाँव, मम्मी पापा, भाई बहन या कोई और? होता है कभी कभी पढ़ा यहाँ रहे तो दिमाग नहीं आ रहा है। तो क्या क्या सीखे आप लोग? भी पक्का सीखे, बस एक बार लिख के कंफर्म कर लेना। ऋण पत्र क्या है, विशेषता ऋण पत्र का, और बॉन्ड क्या है बता दिए हैं। अब हम लोग बहुत बड़ा टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो चर्चा है कि अंश और ऋण पत्र में अंतर बता। तो अभी हम लोग 3 टॉपिक पर चर्चा किए हैं, ऋण पत्र का विशेषता, बॉन्ड, और उसी में हम लोग कितना बार हम अंश का यूज किए, इतना समझाते इसमें कितना बार हम अंश के बारे में बताया ना। यहाँ काम आएगा वो जानकारी, अंश और ऋण पत्र। तो घर में भी जाके जो भी अंतर देने वाले हैं इसी का कॉलम नीचे करना, और यहाँ आधार का कॉलम जरूर देना। क्या देना? आधार। हम सिर्फ आधार यहाँ लिखेंगे और बाकी बोलेंगे तो आपको लिखना है। आधार में लिखा है भाग, मतलब हिस्सा। अब बताइए अंश किसका हिस्सा है? भाग मतलब हिस्सा ही होता है, भाग बोलो या हिस्सा एक ही बात है। पूंजी का हिस्सा है, साफ साफ लिखा है, या पूंजी का हिस्सा है। क्या लिखो ये? या पूंजी का हिस्सा है, या फिर हम चेंज करते हैं, बुक नहीं करते, हम सिर्फ बोलते हैं या स्वामी पूंजी का हिस्सा है। अंश क्या है? आइए अभी छाई भाग पेटेंगे, पूर्वाधिकार बोला था यहाँ। ऋण पत्र में पूर्वाधिकार कहाँ से आ गया? अरे ऋण पूंजी, इसमें लिखना या
स्वामी रूप आपका लिखा है या पूंजी का हिस्सा है, दोनों पहले जानते हैं, लेकिन स्वामी लगा तो अच्छा लगेगा। यह स्वामी पूंजी का हिस्सा है, इसमें यह ऋण पूंजी का लिख लेंगे। हिस्सा लिखना तो भाग लिखना, तो यह स्वामी पूंजी का भाग है या ऋण पूंजी का भाग। तो हिस्सा लिखने से अपराध हो जाएगा क्या, या टीचर गलत कर देगा? तो पहला अंतर समझ में आ गया, जो हम पहले ही समझाए कि अभी पहली बार सुनाइए तो बोले, अभी शुरुआत में समझाया नहीं बात, आ गया। दूसरा है स्वामित्व। ये तो अब हम बोलेंगे भी नहीं, आप खुद बताइए। स्वामित्व आधार में लिखा है, स्वामित्व के आधार पे अंतर बताना है। कंपनी पर स्वामित्व किसका आता है, अंशधारी का या ऋण पत्रधारी का? तो वही लिखना है कि कंपनी पर स्वामित्व अंशधारियों का होता है। इसमें लिखना है कंपनी का स्वामित्व ऋण पत्रधारियों के पास नहीं है। क्लियर? वो तो दिए ना, वही लिखना भी है, ठीक है। फिर है एक चीज और जोड़ देते हैं, यहाँ ध्यान सुनना, एग्जाम में आता है। स्वामित्व लिखा है कि अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं अपने तरीका से, ठीक है। और इसमें लिखा है ऋण पत्रधारी कंपनी का लेनदार होता है। ये वाला टॉपिक जोड़ना, लेनदार होता है। एग्जाम पूछता है ऋण पत्रधारी कौन होता है कंपनी का, स्वामी या लेनदार, या और भी ऑप्शन देगा निवेशक, तो कौन सा टिक करोगे, लेनदार। तो क्या लिखोगे स्वामित्व में कि कंपनी का स्वामी जो है अंशधारी होते हैं, या फिर अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं। कोई दिक्कत लिखे ना। तीसरा है अवधि। अवधि मतलब वही समय, कौन सा ध्यान दिया है, अवधि। तो आपको पता है अंश का निर्गमन, शेयर को इशू करते हैं क्या बनाने के लिए, पूंजी बनाने के लिए। अभी कौन सा पूंजी, स्वामी पूंजी। ऋण पत्र भी हम लोग निर्गमित करते हैं पूंजी बनाने के लिए, लेकिन कौन सा पूंजी, ऋण पूंजी। लेकिन यहाँ पे अवधि लिखा है, तो यहाँ लिखना है कि अंशों का निर्गमन, सुनो ध्यान से, अंशों का निर्गमन दीर्घकालीन पूंजी एकत्र करने के लिए किया जाता है, सुनाई दिया। और ऋण पत्र में लिखना कि ऋण पत्र का निर्गमन मध्यकालीन पूंजी और दीर्घकालीन पूंजी, दोनों पूंजी इकट्ठा करने के लिए, एकत्र करने के लिए निर्गमित किया जाता है, मध्यकालीन और इसमें दीर्घकालीन। बोल तो दिए, वीडियो में सेव हो ही गया होगा, ठीक है। फिर क्या है, प्रबंध का अधिकार। प्रबंध का बात हो रहा है, क्या बात हो रहा है, तो चर्चा करें तो भाई हमको, हम भी चर्चा कर लेंगे। प्रबंध का आपको पता है, हम नहीं बोलेंगे। प्रबंध का अधिकार किसके पास है, अंशधारी के पास होता है या ऋण पत्रधारी के पास, अंशधारी के पास। तो आपको लिखना है कि कंपनी के प्रबंधन का अधिकार जो है अंशधारियों के पास होता है, क्योंकि अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं और ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं, इसलिए प्रबंध कार्य नहीं कर सकते। लिख दोगे, कितना पॉइंट हो गया, 4। इसमें बहुत सारे पॉइंट समझाएंगे, जितना यहाँ है सब समझाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा वो भी बताएंगे। लाभांश या ब्याज, अगला पॉइंट क्या है, लाभांश। अब तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, लाभांश या ब्याज बोलते ही समझ में आ गया। क्या लिखना है बताइए, अंश में क्या लिखना है, कई लाभांश, एक वाक्य लिखिएगा, अंशधारियों को लाभांश मिलता है, अंशधारियों को लाभांश की प्राप्ति होती है, ऋण पत्रधारियों को ब्याज की प्राप्ति होती है। क्लियर? कितना पॉइंट हो गया, 5। छठा पॉइंट है आय की निश्चितता। आय की निश्चितता बताइए, अंशधारियों को अनिश्चित दर से आय लिखते हैं ना, आय लिखते हैं, आज बस स्टार्ट। नींद इतना बढ़िया क्लास चल रहा है, नींद आ रहा है, वैसे हमको भी नींद आ रहा है। क्या किया जाए, पानी मारे, पानी मारे, क्या मारे, पानी मारे नहीं तो मिलता है पानी कहाँ मारे, हाथ में। आँख में, हाँ नींद खत्म हो जाएगा, जाली मार के। हम तो खड़े हैं, हमको नींद नहीं आएगा, आप बैठे हैं नींद आएगा। आँख में पहली बार सुने, आँख में पानी मारने से नींद खत्म हो जाता है, पहली बार सुने ना। चला जाता हूँ। नींद लगाने का सबसे अच्छा तरीका है, थोड़ा सा मोटिवेटेड बैठिए, यहाँ पर मोटिवेट होकर बैठिए, पढ़ना है, सीखना है। इतना अच्छा क्लास चल रहा है, ये सोचिए, कितना अच्छा ध्यान है, जानकारी मिल रहा है, ये सोचिए नींद नहीं आएगा। नींद कब आता है, जब आपको लगता है कि ये सब जानकारी लेके क्या करेंगे, शायद मन में यही चलता है आप लोग का, इसीलिए आप लोग को नींद आता है। लगता होगा कि ये क्या करेंगे, सब पढ़ के क्या फायदा सबका, ये सोचते हैं तो मन करता है कि छोड़ो हटाओ, निजी बन जाओ। सब दिमाग पर है, हम पहले पढ़े ना, PhD पढ़ते हैं हम लोग, कितना खास विषय पढ़ते हैं, बिजनेस स्टडी, और उसमें हम सिखाएं आप लोगों को, प्रबंध सीख रहे थे हम लोग। और आप लोग को मानव शरीर से इसका एग्जाम्पल भी दिए थे कि मानव शरीर, ये मान लो है, ये आपका मानव शरीर है, ठीक है। तो आपका ये जो मस्तिष्क है ना, यही आपका उच्च स्तरीय प्रबंध है। प्रबंध का 3 स्तर होता है, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय। तो उच्च स्तरीय प्रबंधक हमारा दिमाग है, ये जैसा नियम नीति जैसा सोचेगा वैसा नीचे सब काम करेगा, ठीक है। आँख भी उसके नीचे ही आ रहा है ना, तो आँख भी बंद हो रहा है, तो वहीं से मैसेज आ रहा है नींद का। मैसेज मत भेजो नींद वाला, आपके पास कैसे पहुँच रहा है मैसेज, हाँ। ब्लॉक करिए इसको, ब्लॉक करने के लिए क्या लाना होगा, आँख में ब्लॉक के रूप में क्या ले आओ, इमेज। किसका इमेज, नहीं पापा का इमेज लाओ, पिताजी का इमेज लाओ, जो अभी खट रहे होंगे और आपको नींद आ रहा है, वो खट रहे होंगे, पसीना पूरा भर गया होगा बॉडी में, पूरा भींग गया होगा कपड़ा, और आप बात सुन नींद ले रहे बोले सर ये सब तो सुनते रहते दिन रात वीडियो, क्या ऐसा बोलते रहते हैं।
तो यही होता, क्या बोले एक्स्ट्रा क्या बोले पिताजी, हो सकता है ये भी सोच रहे होंगे कि हम ही पसीना बहाते थे, उनको नींद आता हुआ थकते होंगे, सोचते हैं यार नहीं जाएंगे काम करने, आज आराम करते हैं। लेकिन अचानक आता अरे उसका फीस भेजना था कल, अरे उसका रूम रेंट भेजना है कल, अरे मेरा बेटा उसका रूम रेंट नहीं जाएगा, निकाल लेगा, पढ़ नहीं पाएगा, मेरी ऐसा बन जाएगा, आज हम कितना कष्ट में हैं। तो बोलते ना नहीं सोएंगे, उठते हैं, उठ जाते हैं, काम पे लग जाते हैं, खटते हैं, फिर रात में सोना मिलता है, उसी में सोते हैं। सोचो नहीं तो बोले ब्लॉक करें, ब्लॉक करते मैसेज को। तो ब्लॉक करने के लिए कौन सा इमेज रखो अपनी आंखों के सामने हमेशा? आपको मोबाइल स्क्रीन पे किसका फोटो देखे तो लड़की का हो, कौन है? तुम खुद है, खुद देख के मोटिवेट होता है। मोबाइल स्क्रीन पर कुछ रखो अपना, हम बताते हैं। मोबाइल स्क्रीन पर चाहे अपना सपना रखो, लड़की छोड़ के, वो भी सपना होता है आजकल नवयुगों में, वो छोड़ के अपना सपना मतलब कैरियर का सपना, ठीक है, समझे? या फिर माता पिता को, हमको मतलब ना, हम अपना नहीं बोलें, हमको देख के मोटिवेशन नहीं मिलेगा, आपको मोटिवेशन आपका लक्ष्य से मिलेगा या फिर आपके माता पिता का चेहरा देख के मिलेगा, ठीक है। हमेशा बोलते रहे, एक कमजोर नस होता है जिंदगी में सबका, जब आप दुख का पल दिए हो, जिए कभी कोई ऐसा पल आया जहाँ दुख काटा? नहीं, कभी नहीं पड़ता। किस्मत वाले हैं कि जो कुछ दुख वैसा सिचुएशन देखें, अब सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जिसको देख के आपको मोटिवेशन मिले कि हमको पढ़ना है, वैसा सिचुएशन फिर से आने नहीं है। तो बस इतने बोलेंगे, पापा तुम्हारे अभी कहाँ है? दुकान पे होंगे, काम कर रहे होंगे, पसीना तो निकल ही रहा होगा, कैसी लगा रूम में, पंखा है, कभी पसीना आएगा ही। आप तो बैठे हैं आराम से, वो तो मूव करते होंगे ना उठ के, कभी चावल दीजिए, कभी आटा दीजिए, उधर गए इधर गए, मूव करते करते बॉडी क्या होता है, थक जाता है, और पसीना उसमें पंखा चले जाए, जो चले काम नहीं करते। तो हम लोग टॉपिक थे आय, पॉइंट क्या था? आय की निश्चितता, ये था आय की निश्चितता। तो निश्चित तौर पे आय किसमें मिलते रहता है? ऋण पर मिलता है, इसमें बताया ना, इसमें ब्याज मिलता है और निश्चित मिलता है, मिलते रहेगा। सुनो ध्यान से, कंपनी को कभी कभी लाभ होता है तो कभी कभी नुकसान भी होता है। तो जब कंपनी को नुकसान हो जाएगा ना, जब कंपनी को तो अंशधारियों को लाभांश नहीं मिलता है, नहीं दिया। लेकिन कंपनी को नुकसान हो जाए या फायदा हो जाए, ऋण पत्रधारियों को ब्याज देना ही पड़ेगा, इसे निश्चित आय। तो क्या लिखना? ऋण पत्रधारियों को जो ब्याज के रूप में आय मिलता है वो निश्चित होता है, चाहे कंपनी को लाभ हो या हानि। अंश में लिखना कि अंशधारियों का जो आय है वो अनिश्चित होता है। जब कंपनी को लाभ होता है तो वो आय मिलता है, मतलब आय की प्राप्ति होती है, और जब कंपनी को नुकसान होता है, हानि होता है, तो उन्हें आय की प्राप्ति लाभांश के रूप में नहीं होती। नहीं दिया? क्या गलत बोल दी कुछ? बोलिए सर, आप किसे बोल सकते हैं? 7वां प्रकार। प्रकार तो आपको पता होगा, आपको पता है। अंश कितना प्रकार का आपको बता दिए? 2 प्रकार का। लिखना है अंश 2 प्रकार के होते हैं, एक समता अंश, दूसरा पूर्वाधिकार अंश, लिख देना, ठीक ना। और ये लिखना अनेक प्रकार के होते हैं। अब अनेक प्रकार क्या क्या होते हैं यहाँ लिखवाएंगे, इसको अलग से समझाएंगे, ठीक ना। क्या क्या लिखोगे? 2 प्रकार के होते हैं अंश, और ये अनेक प्रकार के होते हैं। लगभग 6 या 8 लिखवाएंगे। इन पता कितना प्रकार लिखवाएंगे? 6 होगा या 8 होगा, जो होगा लिखवा देंगे, लेकिन इसका 2 ही है, समता अंश और इसमें लिखना या अनेक प्रकार के होते हैं। और पॉइंट है लोच, लोच छोड़ दो, लागत ये भी छोड़ दो, समापन की दशा में पूंजी की वापसी। तो समापन की दशा में पूंजी की वापसी तो होता ही है, अंश का पैसा भी समापन के साथ मिल जाता है, और ऋण पत्र समापन नहीं पहले ही मिल जाता है। इतना ही पॉइंट कीजिएगा, 7 को अच्छा नहीं 8 कर ही देते हैं। एक पॉइंट और जोड़ दो, लागत। लागत मतलब अंश पूंजी इकट्ठा किया जाता है और ऋण पत्र पूंजी भी इकट्ठा किया जाता है। दोनों में ज्यादा लागत किसमें आता है? तो ध्यान से सुन लो, लिख लेना, अंश पूंजी का लागत अधिक होता है, अंश पूंजी का लागत और ऋण पत्र का लागत कम। सब और हो, सबका दिमाग में वो हो जाता है कंफ्यूजन, कैसे उल्टा से बोल रहे हैं पढ़ा रहे हैं। ऋण पत्र से ज्यादा लागत आएगा ना, ऋण लेंगे तो ज्यादा लागत आएगा ना, नहीं? आप पहले जानते हैं, अभी इस बुक में पढ़ाते हैं, ये अभी पुराना नया एजुकेशन पॉलिसी नहीं बोल रहे हैं, 4 ईयरली अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम FYUGP के अंदर नहीं, पुराना सिलेबस के का सेमेस्टर 6 में पढ़ना है फाइनेंशियल, सेमेस्टर 6 में पढ़ाते हैं हम ये बात कि ऋण पत्र से पूंजी बनाने से ज़्यादा लागत आता है और अंश से पूंजी बनाने से उल्टा बोलते हैं, ऋण पत्र से कम आता है और अंश पूंजी इकट्ठा करने में ज़्यादा लागत आता है। क्यों आता है उसको हम लोग प्रैक्टिकल को समझाते हैं, तो अभी आप लोग को नहीं बताएंगे, बस इतना जान लो, ऋण पत्र पूंजी का लागत कम होता है और अंश पूंजी का लागत ज़्यादा होता है, ठीक है। क्यों होता है जानने का इंटरेस्ट है तो कर्ण का क्या नाम है, क्लब भी जैसा ठीक है, पीछे पढ़ जाओ, गुरु के पीछे पढ़ोगे, गुरु को लगेगा कि हाँ इसको सच में सीखना है, तभी क्या किया जाएगा। अब आसानी से सब कुछ बता देंगे तो मैं भेज रहेगा, हिम्मत देंगे स्टूडेंट। अच्छा ये कहानी बताए होंगे ना कि एक बार एक राजा जिसके पास धन संपत्ति की कमी, राजा बोल रहे तो धन संपत्ति खूब सारा होगा ना, लेकिन खुश नहीं रहता था। बता दीजिए क्या था कहानी? खुश नहीं रहता तो क्या किया था? वो अगले समय का इंतजार कर रहा था। नहीं, खुश नहीं रहा तो तलाश में निकला कि खुशी कहाँ से खोजे, तो जंगल में भटकते बाबा के पास पहुंचा। अब बाबा से पूछा कि मेरे पास सब कुछ है तब पर भी हम खुश नहीं रहते हैं, ठीक है।
तो खुश नहीं रहते हैं तो बाबा बोले कि कोई बात नहीं है, तुम खुश नहीं रहता, तुमको हम एक उपाय बताते हैं, तुम जाओ एक किताब लिख के आओ। शॉर्ट में बता रहे हैं, पूरा विस्तार क्या होता है। बोला ठीक है, खाली बुक लिखेंगे तुम खुश रहेंगे। बोला हाँ, तुम खाली किताब लिखो। तो वो किताब लिख के आया, किताब लिख के आया, लगभग मान लो बोले 500 पेज का लिख के आया। बोला लीजिए, देते समय कैसे बोल रहा है, लीजिए लिख के दिखा दिए। बोलता है कि जाओ इसी 500 पन्ना में लिखा ना, अब इसको 250 पन्ना में लिख के जाओ एक आने। बोलता है 250 में, अंदर से गुस्सा आया। बोला चलो करने के, फिर गया 250 में लिख के लाया। बोले लीजिए 250 में, आप बोले करके दिखा दीजिए 250 में। फिर बोले जाओ इसका भी आधा करके लाओ, इस कहानी को इसका भी आधे पेज में लिख के लाओ। उसको गुस्सा चढ़ा अंदर से, ठीक है ना, बोला कुछ नहीं, फिर करके लाया। इस तरह करते करते मान लो कि एकदम नीचे चला गया, मान लो 10 पेज में आ गया, 10 पेज में लिख के लाओ। तब वो बोलता है ये क्या करवा रहे हैं, ये तो हमको टेंशन आप दे रहे हैं, हम खुश रहने का उपाय खोजे, हम सिर्फ किताब पे किताब लिखवाते जा रहे हैं। हाँ, ये क्या तरीका हो। तो बोला बस ये तुम्हारा ये जो गुस्सा है, तुम्हारा ये जो घमंड है कि हम लिख दे रहे हैं, मेरे पास धन संपत्ति है, यही घमंड तुम्हारा क्या है, दुख का कारण है। तुम सोचो ही नहीं कि मेरे पास धन संपत्ति है, मेरे पास बहुत सारा, ठीक है, और तुम्हारा वो एटीट्यूड है, वो तुम्हारा घमंड जो है, हर चीज़ में घमंड दिखाता, वही गुस्सा कर, घमंड नहीं करो, ठीक है। पैसा आने के बाद भी आम इंसान बनकर रहना चाहिए। मतलब जमीन से जुड़ा हुआ, सुनते हैं ना, जमीन से जुड़ा हुआ मतलब क्या है कि थोड़ा सा पैसा आया तो उड़ने लगते हैं, उड़ने लगते समझिए, बड़ा बड़ा चीज़ कर रहे हैं, जमीन पर रह ही नहीं रहे हैं, नहीं है, लोगों से मिल ही नहीं रहे हैं, परिवार से मिल ही नहीं रहे हैं। कई लोग कहते हैं अमीर बन जाता है तो परिवार के पास जाता तक नहीं है कि एक दिन जाके 2 दिन जाके वहाँ पर मिले, त्यौहार में बैठे, बात करें। खुशी कहाँ से आएगा, खुशी मेन खुशी यहीं से मिलता है ना। देखना काफ़ी जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग, इसका धन संपत्ति बहुत ज़्यादा है, उन लोग धन भी कमा रहे हैं और ज़मीन से जुड़े हुए हैं। वो गाँव जाएंगे, अपने गाँव जाने के बाद वो नहीं कि करोड़पति हैं, गाँव जाने के बाद वो जमीन पर ही खाना मिला, जमीन पर ही खा लेंगे। ये खुशी है, यही खुशी होता है। ऐसे आप लोग बोलते हैं, आप लोग भी इसमें यदि अमीर बन जाए, करोड़ों रुपये आपके पास आ जाए तो ज़मीन से जुड़े रहना, तो खुश रहिएगा। नहीं तो पैसा आने के बाद खुशते रहेगा, क्या कमी है, क्या कमी है, मन में वो आते रहेगा, क्या मेरे पास कमी है, इतना पैसा होने के बाद कुछ कमी है, लगता है वो एरोप्लेन खरीदना चाहिए। एरोप्लेन खरीद लिए तो भी बोले यहाँ अंदर से खुशी हमको मिला नहीं, 2 दिन का एरोप्लेन का खुशी मिला नहीं, ये तो अमेरिका घूम के आया अपने प्लेन से, पूरा दुनिया घूम के आ गया एरोप्लेन से, उसके बाद फिर से मन में कुछ कचोटने लगा, तो कहाँ से खुशी मिलेगा। तो आप परिवार से भी टूट गए हो, परिवार से सब मिलो जाके, गरीबों को कुछ पैसा दो, दान दो। अब बोले दान मतलब क्या, किसी को वही नहीं कि तुम बोलोगे गरीब को तुम मत कमाओ, हम तुमको महीना भिजवाते रहेंगे, ये मदद नहीं करना है। मदद किस तरह करना चाहिए कि ऐसा कुछ उद्योग खुलवा दो ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाए, खुद कमाएंगे खाएंगे, वो अच्छा है कि उनको भीख देते रहेंगे। अब कोई गरीब है, उसकी बेटी का शादी पैसे का काम नहीं हो रहा है, उसको दहेज होना नहीं चाहिए, दहेज होगा, लेकिन मजबूरी बस मान लो कि उसको दे दिए तो तुमको हमको सपोर्ट कर देते हैं। सब क्या है, इसी से खुशी मिलता है। चलिए इसको डिवेंचर में आपका क्या हो गया, अंश और ऋण पत्र के बीच अंतर हो गया, कोई दिक्कत है आप लोगों को। अगला क्या क्वेश्चन दे दिया, अंशधारी और ऋण पत्रधारी में अंतर बनाए, तो अलग से क्यों लिखने के होते हैं अंशधारी और ऋण पत्रधारी। अंश और ऋण पत्र हो गया ना, उसी में अंशधारी ऋण पत्रधारी का भी हो जाएगा। एग्जाम में अंशधारी ऋण पत्रधारी लिख दे, यही सब जो अंतर देखे थे आप बोर्ड पे वही सब करना है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अब आ गया ऋण पत्रों का प्रकार, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। यहाँ तो 10 बता रहा है, कितना है, कहीं कहीं 6 ही बताया, कहीं कहीं क्या 8 ही बताया है, बहुत सा टाइप है। तो अब अगला क्वेश्चन जो आप बनाओगे वो ऋण पत्र का प्रकार। क्वेश्चन क्या होगा, ऋण पत्र के कितने प्रकार हैं, क्वेश्चन लिखोगे ऋण पत्र के कितने प्रकार हैं। आप ध्यान सुनो, ऋण पत्र के प्रकार में जनरली 8 तो हम बोल ही सकते हैं, यहाँ पर 10 बोला गया, ठीक है। उसमें से सबसे पहला है पंजीकृत ऋण पत्र। कौन सा ऋण पत्र, पंजीकृत। इंग्लिश में रजिस्टर्ड बोलते हैं पंजीकृत को, रजिस्टर्ड डिवेंचर। कौन सा डिवेंचर, तो वैसा डिवेंचर, वैसा ऋण पत्र जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, पंजीयन हुआ, उसको बोलते हैं पंजीकृत ऋण पत्र। इसी का उल्टा फिर पंजीकृत ऋण, अनरजिस्टर्ड डिवेंचर हो जाएगा, ठीक है। फिर है रक्षित ऋण पत्र। कौन सा, रक्षित ऋण पत्र। तो बोलेंगे सर रक्षित क्या होता है, इंग्लिश में तो बोलते हैं सिक्योर्ड, लिख लेना इंग्लिश में लिखते हैं सिक्योर्ड डिवेंचर। सिक्योर्ड डिवेंचर मतलब होता है कि जब आप डिवेंचर इशू किए, सुनो, जब कंपनी ऋण पत्र निर्गमन करता है पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में, तो कंपनी जो है जनता को बंधक के रूप में कुछ संपत्ति रख देती है, बंधक के रूप में, उसी को क्या बोलते हैं, लेकिन इसको डैश देकर डील मत करना, डील करने नहीं बोल, समझा रहे। रक्षित ऋण पत्र का मतलब ये ऋण पत्र आप खरीदिएगा, यदि आप रक्षित ऋण पत्र खरीदिएगा ना, आपका पैसा कभी डूबेगा नहीं। क्यों, क्योंकि इसके पीछे संपत्ति बंधक के रूप में रखा रहता है, यदि वो नहीं देगा तो उस संपत्ति को बेच कर आप अपना रकम वसूल कर सकते हैं, समझे, कि बोलते रक्षित। और उसी का दूसरा उल्टा कर दो, रक्षित ऋण पत्र। जिस ऋण पत्र के पीछे बंधक नहीं रखा जाता है, मोर्गेज नहीं रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अरक्षित ऋण पत्र। सुन रहे हैं, भले ही हम बोले कि पॉइंट लिखवा दे रहे हैं, दिल नहीं करना है, लेकिन ध्यान में रखना है सब बात, ठीक है। फिर आता है शोध ऋण पत्र। क्या आता है, शोध मतलब जिसका शोधन हो सके, इसका शोधन का मतलब, शोधन का दूसरा हिंदी मतलब होता है भुगतान करना।
क्या करना? वो घटाना। तो जिस ऋण पत्र का राशि, जिस ऋण पत्र की राशि एक निश्चित समय के बाद ऋण पत्रधारियों को वापस कर दी जाती है वो है शुद्ध ऋण पत्र। इसी का उल्टा क्या होगा? अशुद्ध। बोलेंगे इसका इंग्लिश में बताएं, इंग्लिश जानने का मूड होगा आप लोग। रिडीमेबल डिबेंचर, बोलेंगे इसका इरेडीमेबल। भाई आई लग गया, इरेडीमेबल नहीं दिया, अशुद्ध उल्टा हो गया। जिस ऋण पत्र की राशि कभी भी वापस नहीं होती है, सिर्फ कंपनी के समापन के समय होती है, तो वो हो जाता है अशुद्ध ऋण पत्र। अब कभी भी नहीं लिख देना, जिस ऋण पत्र की राशि कंपनी के समापन के समय ही वापस की जाती है वो है अशुद्ध। पक्का सुन रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं? आगे आपके सामने पिताजी माताजी सब कष्ट काट रहे हैं और आप लोग आराम कर रहे हैं। परिवर्तनशील, अगला क्या है? परिवर्तनशील ऋण पत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर। कौन सा डिबेंचर? जो कन्वर्ट हो जाता है, जो परिवर्तन। सर किसी में परिवर्तन सुनो, जो ऋण पत्र अंश में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें? अंश में। जो डिबेंचर शेयर में कन्वर्ट होता है, बोले ऐसा होता है यदि हम डिबेंचर खरीदे हैं तो भविष्य में हम उसको शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं? बोले हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन कौन सा खरीदना पड़ेगा डिबेंचर? परिवर्तनशील ऋण पत्र यदि आप खरीदे हैं, परिवर्तनशील ऋण पत्र यदि आप खरीदे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भविष्य में आप इसे अंश में, चाहे वो संतांश हो, अधिकार अंश हो, उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। इसी का उल्टा परिवर्तन ऋण पत्र, कन्वर्टेबल की क्या हो जाएगा? ठीक है, वो लगा देना है। ये क्या है? उसी उल्टा है, बोले क्या जो है? जो ऋण पत्र अंश में परिवर्तन नहीं हो पाता है, जिन ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, उसको क्या कहा जाता है? बोलिए, लग गए क्या? तो 8 ये 8 हम जनरली सबको बताते हैं, यही पंजीकृत अपंजीकृत, ठीक है। यही अपंजीकृत आपको नहीं दिखेगा, बुक में वाहक लिखा रहेगा, वाहक ऋण पत्र, क्या लिखा रहेगा? वाहक, यहाँ ब्रैकेट में लिखिए वाहक ऋण पत्र, ठीक है। अब जो दो और जोड़ा है वो है निश्चित कूपन दर और शून्य कूपन दर। 9वां जो जोड़ा है लिख लेना, निश्चित कूपन, कूपन समझते हैं ना, और 10वां जो जोड़ा गया है शून्य कूपन दर, ठीक है। नोट कर लेना सब, 10 हो गया, 8 समझा दिए हैं, ठीक है। वो दो मेरे अति में नहीं आता, जैसे नहीं समझ रहे, ठीक है। ये 8 आपको कर लेना है। कितना क्वेश्चन हो गया? 5 उसको समझाने लिखाने में टाइम लग जाता है, ठीक है। अब है ऋण पत्रों का निर्गमन। अब क्या है? ऋण पत्रों का निर्गमन। तो अब यहाँ से जर्नल एंट्री आपका स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब क्या स्टार्ट हो गया यहाँ से? जर्नल एंट्री। तो इशू ऑफ डिवेंचर में आपको हम कल बता दिए थे कि आप एट पार पे भी इशू कर सकते हैं, एट प्रीमियम पे भी कर सकते हैं, डिस्काउंट और एट डिस्काउंट। कि जैसा कि पहले जब शेयर पढ़े थे, कौन सा चैप्टर? शेयर में, इशू ऑफ शेयर में सिर्फ आप एट पार पे इशू कर सकते हैं और प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे शेयर में, लेकिन डिवेंचर में आप एट पार पे भी इशू कर सकते हैं, एट प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं और एट डिस्काउंट, ठीक है। अब बोलिएगा जर्नल एंट्री सर, तो जर्नल एंट्री यदि आप शेयर का याद रखें, इशू ऑफ शेयर का, तो डिवेंचर को दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एप्लीकेशन का एंट्री करें, किसका? एप्लीकेशन का एंट्री शेयर के कंडीशन में, और एप्लीकेशन का एंट्री फिर से करेंगे, लेकिन कौन सा कंडीशन में? एप्लीकेशन का 2 एंट्री होता है। पहला एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट, तो शेयर आप पढ़ लिए हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखते हैं ना, लेकिन यहाँ पर सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम, कुछ अलग नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन रहेगा, बस शेयर का क्या लिखना है? कि कल बता दिए ना, क्यों फिर से बता रहे हैं? गारंटी हो गया, ठीक है। अब सिर्फ क्वेश्चन का टाइप पढ़ना है। जिस तरह से आप इशू ऑफ शेयर पढ़े थे, उसमें एट पार एट प्रीमियम पढ़े, यहाँ पर डिस्काउंट नहीं आने वाला है, ठीक है। और आप कॉस्ट इन एरियल पढ़े थे, कॉस्ट इन एडवांस का क्वेश्चन बनाया, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ये सब यहाँ पढ़ने वाले हैं। यदि आप इशू ऑफ डिवेंचर ढंग से क्वेश्चन बना रहे, समझ ले, इशू ऑफ शेयर का चैप्टर का हर क्वेश्चन आसानी से बना रहे, लेकिन उसके लिए आपका समय चाहिए, क्लासरूम में नहीं, घर में, ठीक है। अभी वीडियो यही पर रहेगा, इसका एक्स्ट्रा बात हम वीडियो ऑफ करते हैं, इतना आपका वीडियो चला जाएगा, कितना